प्यारे दोस्तों, 2025 में इंटर की बोर्ड परीक्षा में इतिहास विषय में अकबर टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे ये हम आज जानेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। दरअसल पिछले वर्षों में जिन प्रश्नों को पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हमने गेस क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों का संग्रह। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं लघु उत्तरीय में अकबर टॉपिक से। तो ये देखिए, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। ये अभी मैं सिर्फ प्रश्नों के झलक आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके सभी प्रश्न और उनके उत्तर भी आपको बताएंगे। तो कुल 12 प्रश्न हैं ये जो कि लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं। इन 12 प्रश्नों के जवाब अगर आप कंठस्थ कर लें तो फिर एक भी प्रश्न आपका लघु उत्तरीय में छूटेगा नहीं अकबर टॉपिक से। और दीर्घ उत्तरीय में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो दीर्घ उत्तरीय में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न ही ऐसे हैं जो पूछे जाएंगे। इन दोनों प्रश्नों को अगर आप कर लें तो फिर समझिए दीर्घ उत्तरीय में एक भी प्रश्न अकबर टॉपिक से आपका नहीं छूटेगा। कौन से प्रश्न है? पहला प्रश्न है कि अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें, और दूसरा प्रश्न है कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। तो अकबर के बारे में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बस यही 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं दोनों में से कोई एक प्रश्न या तो अकबर की धार्मिक नीति या फिर अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली के बारे में पूछा जाएगा। तो अब जरा उत्तर की भी बात करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है लघु उत्तरीय में कि अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तो इसका उत्तर देखते हैं कि किस प्रकार आपको लिखना होगा। इसके उत्तर के लिए सबसे पहले बताना है कि अकबर के काल में कृषि भूमि को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से 4 भाग? तो पहला पोलज, दूसरा परती, तीसरा चचर और चौथा बंजर। पहले प्रकार की जो भूमि थी पोलज, वैसी भूमि को कहते थे जहां हर साल बुआई होती थी। लेकिन परती भूमि उसे कहते थे जहां पिछले 1 साल से बुआई ना हुई हो। चचर भूमि उसे कहते थे जहां पिछले 2 या 3 साल के बाद बुआई हुई हो। और बंजर भूमि उसे कहते थे जहां लंबे समय से कोई बुआई ना हुई हो, यानी खाली पड़ी भूमि हो। तो इस प्रश्न का उत्तर बस इतना ही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न, अकबर की सुलह ए कुल नीति क्या थी? तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? इसमें आपको बताना है कि सुलह ए कुल की नीति क्या है। तो पहली लाइन आप लिखेंगे, अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल की नीति कहलाती है। फिर आगे आपको लिखना है जिसके तहत सभी धर्म के लोगों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी थी। अकबर स्वयं भी सभी धर्मों का आदर करता था। इस नीति के तहत अकबर ने अपने राज्य में आसानी से शांति व्यवस्था कायम की। तो बस अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मुगल काल में अभिवादन के तरीकों का उल्लेख करें। तो मुगल काल में अभिवादन के कौन कौन से तरीके थे उसका उत्तर लिखना है। कैसे लिखेंगे? आप शुरू करेंगे यहाँ से। मुगल काल में अभिवादन के निम्नलिखित तरीके थे। पहला, सजदा। सजदा जो तरीका था उसके तहत घुटने पर बैठकर सिर झुकाया जाता था बादशाह के सामने। दूसरा तरीका था पाबोस। पाबोस ऐसा तरीका था जिसमें राजा के पैरों को चूमा जाता था। तीसरा तरीका जमी बोस, इसके तहत जमीन को चूमना होता था। और चौथा तरीका था कोर्निश, इसके तहत दाएं हाथ की तलहटी को सिर पर रखकर आगे की ओर झुका जाता था। और 5वां और अंतिम तरीका जो था अभिवादन का वह था चहार तस्लीम। इसके तहत दाएं हाथ की पीठ को जमीन से उठाते हुए सीधे खड़े होना होता था और दाएं हाथ की हथेली को सिर पर रखना होता था। इस प्रक्रिया को 4 बार करना होता था। तो मुगल काल में अभिवादन के यही 5 तरीके थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आइन ए अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं? आइन ए अकबरी को कभी कभी आइने अकबरी भी लिखा जाता है। तो एक ही बात है,
आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए फिलहाल इसका उत्तर को देखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, अकबर की आत्मकथा को अबुल फजल ने अकबरनामा के नाम से लिखा। अकबरनामा का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग आइन ए अकबरी कहलाता है। आइन ए अकबरी में अकबर के काल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जानकारी मिलती है। तो देखिए आइन ए अकबरी के बारे में आप इतना लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन करें। तो अकबर के समय में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी वो बताना है। तो उसको आप कुछ इस तरह लिखेंगे उत्तर, अकबर के काल में राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत था भू राजस्व। उसके समय में उपज का 1/3 भाग राजस्व लिया जाता था। राजा टोडरमल की सहायता से अकबर ने दहसाला प्रणाली लागू किया था। तो अगले प्रश्न पे अब आ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो सिंचाई व्यवस्था मुगल काल में कैसी थी, इसके लिए उत्तर लिखना है। कुछ इस तरह लिखेंगे, मुगल काल में लोग प्रायः वर्षा पर निर्भर रहते थे। हालांकि कुओं और तालाबों से भी सिंचाई होती थी। इसके अलावा नहरें भी निकाली गई थीं। मुगल काल में सिंचाई के कई उपकरण प्रयोग किए जाते थे, जैसे रहट, धेखली, चमड़े की बाल्टी आदि। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखें। तो अकबर को राष्ट्रीय शासक कहे जाने के कारण आप ऐसे लिखेंगे, अकबर को राष्ट्रीय शासक निम्नलिखित कारणों से कहा जाता है। पहला, भारत के बहुत बड़े भाग पर अकबर ने शासन किया। दूसरा कारण था, अकबर ने सभी धर्मों का सम्मान किया। तीसरा कारण, केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था कायम की थी अकबर ने। और चौथा कारण, व्यापार और ज्ञान के प्रसार में योगदान दिया। यहाँ आप देखेंगे कि प्रश्न में 2 ही कारण पूछे गए हैं, लेकिन हमने यहाँ 4 कारण दिए हैं। 4 कारण इसलिए दिए हैं, हो सकता है यही प्रश्न पूछा जाए जिसमें 2 नहीं 4 कारण पूछ लिए जाएं, तो आपको 4 कारण लिखने होंगे। अगर 2 ही कारण पूछे हैं तो सिर्फ 2 ही कारण लिखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता थी? इसका उत्तर आप कुछ इस तरह लिखेंगे, मुगल कालीन चित्रकला भारतीय एवं फारसी शैली का मिश्रण था। उसकी निम्नलिखित विशेषताएं थीं। पहली, दरबार, शानो शौकत और सामाजिक पहलू को दिखाया गया। दरबारी शानो शौकत और सामाजिक पहलू को दिखाया गया था मुगल कालीन चित्रकला में। दूसरी विशेषता, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह के रंगों का प्रयोग हुआ। तो ये 2 विशेषताएं हो गई मुगल कालीन चित्रकला की। तीसरी विशेषता थी, महीन चित्रकारी की जाती थी। और चौथी विशेषता, कूची गिलहरी के बाल से बनाया जाता था। तो ये 4 विशेषताएं हो गई मुगल कालीन चित्रकला की। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया? इसका उत्तर, अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा था, जिसमें हिंदुओं की संख्या काफ़ी थी। हिंदुओं को बिना खुश रखे इतने बड़े साम्राज्य पर राज्य करना कठिन था। इसलिए अकबर ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक उदारता दिखाई और जजिया कर को समाप्त कर दिया। यहाँ देखिए, मैंने जजिया कर को अलग रंग से लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रश्न जजिया कर के बदले आपसे तीर्थ कर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि अकबर ने तीर्थ कर क्यों समाप्त कर दिया। तो बस जजिया कर की जगह आप धार्मिक कर लिखेंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न आ गया, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर क्यों समाप्त कर दिया? तो आप देखेंगे इसमें बिल्कुल वैसा ही उत्तर लिखा है, बस यहाँ तीर्थ यात्रा कर लिखा गया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर क्यों समाप्त कर दिया? ये प्रश्न दोबारा आपको दिख रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। मुगल काल के किन्हीं 4 स्थापत्य को लिखें। स्थापत्य का मतलब होता है भवन। भवन के बारे में जो मुगल काल में बने उसके बारे में आपको बताना है। तो ऐसा लिखेंगे उत्तर, आगरा का किला जिसके निर्माता थे अकबर, मुगल काल के किन्हीं 4 स्थापत्य को लिखें। उत्तर है आगरा का किला, ब्रैकेट में लिख देंगे इसका निर्माता अकबर। दूसरा है आगरा का ताजमहल, इसका निर्माता शाहजहां। तीसरा है दिल्ली का लाल किला, इसका निर्माता शाहजहां। और चौथा है दीन ए पनाह, जो कि दिल्ली का पुराना किला के अंतर्गत आता है और इसके निर्माता थे हुमायूं। तो ये 4 स्थापत्य जो मुगल काल में थे उनके नाम लिख दिए गए। अब अगला प्रश्न, दहशाला प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो दहशाला प्रणाली क्या था? दहशाला प्रणाली भूमि बंदोबस्त की एक प्रणाली थी जिसे अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से लागू किया था। इसके तहत पिछले 10 वर्षों में औसत उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया गया था। भू राजस्व औसत उपज का 1/3 भाग था और यह 10 साल के लिए लागू किया गया था, इसीलिए तो इसका नाम दहशाला प्रणाली था। तो अब अगला प्रश्न जो है वह दीर्घ उत्तरीय है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुए। इन्हीं प्रश्नों को अगर आप कर लेंगे तो आपका एक भी लघु उत्तरीय प्रश्न अकबर टॉपिक से 2025 की इंटर बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला क्या है? अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरह, अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल की नीति कहलाती है। इसके तहत अकबर ने सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया। अकबर ने स्वयं भी सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त किया था। इसके लिए उसने इबादत खाना का निर्माण कराया था जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु आते थे और धार्मिक मामलों पर चर्चा करते थे। अकबर भी उन चर्चाओं में शामिल रहता था और वह स्वयं उसका निष्कर्ष निकालता था। उन निष्कर्षों के आधार पर अकबर ने सुलह ए कुल की नीति शुरू की, जिसके तहत सभी धर्म के लोगों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी थी। अकबर स्वयं भी सभी धर्मों का आदर करता था। इस नीति के तहत अकबर ने अपने राज्य में आसानी से शांति व्यवस्था कायम रखी। तो इतना आपको लिखना है कम से कम अकबर की धार्मिक नीति में। और अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय है अकबर टॉपिक से, वह है अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली की विवेचना करें। तो इसका उत्तर आप कुछ इस तरह लिखेंगे, अकबर के काल में राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत था भू राजस्व। इसलिए अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार लाया। इसके लिए अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता ली। राजा टोडरमल ने सभी कृषि भूमि की नाप करवाई और जब्ती प्रणाली लागू की। कृषि भूमि को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया। पहला, पोलज, जहां हर साल बुआई की जाती थी। दूसरा, परती, 1 साल से बुआई नहीं होने वाली भूमि। तीसरा, चचर, 2 या 3 साल के बाद बुआई वाली भूमि। चौथा, बंजर, अधिक समय तक खाली भूमि। उपज का 1/3 भाग राजस्व लिया जाता था। राजा टोडरमल की सहायता से दहशाला प्रणाली लागू किया गया था। तो अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली में आप इतने पॉइंट से अपने उत्तर को लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये हमने पॉइंट में लिखे हैं, आपको पॉइंट में नहीं, आपको पूरे पैराग्राफ में लिखना है। बस ये जो 4 भागों में बांटा गया 1 2 3 4, वो आप 1 2 3 4 करके लिखेंगे। तो ये थे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय अकबर से। अब आपसे विदा लूंगा और अकबर से पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।